हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये श्रृंखला 2 है। आपको श्रृंखला 1 मिल चुका है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इसमें सिर्फ हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखते हैं, जहाँ से आपका संपूर्ण रिवीजन होता है। इसका ये पार्ट 2 है, राज्य व्यवस्था एवं शासन का, पॉलिटी का। आपको इसी प्रकार से हिस्ट्री, ज्योग्राफी के भी मिलेंगे। घटना चक्र आप यदि पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि वह कितना ही महत्वपूर्ण है। आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी और आपके जो है यूपी पीएससी में भी जो आपके समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी की वैकेंसीज आ रही है, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि अलग अलग स्टेट पीसीएस में की परीक्षाओं में जीके के प्रश्न बनते हैं, उन्हीं सभी को आप देखेंगे कि आरओ और एआरओ की परीक्षाओं में देखने को मिलता है। तो यदि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे तो आपको काफ़ी भी बेनिफिट वहाँ से मिल सकता है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसके जो है पार्ट 2 को देखते हैं कि कौन कौन से हमारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। आइए हम सबसे पहले प्रश्न को देखते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? आपके प्रश्न जो है यहाँ से काफ़ी बनते हैं कि जो हमारे भारतीय संविधान में उसमें बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, वो कहाँ से ली गई हैं। तो भारत के जो संविधान है उसमें जो उद्देशिका का विचार है वो यूएसए से लिया गया है। और जो उद्देशिका में भाषा का प्रयोग किया गया है वो जो है भाषा का प्रयोग जो किया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से चीज़ें उसमें ली गई हैं। आगे देखते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जो होता है, पुनरावलोकन जो होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है या कोई बात है तो क्या उसमें पुनर्निरीक्षण हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो उसको किया जा सकता है। ठीक है, तो वो कहाँ से लिया गया है? वो भी यूएसए से लिया गया है। भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? तो भारत में जो है संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। आपको ध्यान रहे कि जितने भी प्रश्न हैं इसको स्किप करना नहीं है, सभी प्रश्न आपको याद होने चाहिए। यदि आपको इसकी पूरे पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। यदि आप लोगों को चाहिए आप बताएंगे तो मिलेगी। आगे देखेंगे, समवर्ती सूची जो है कहाँ से ली गई है? तो जो समवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आपको पता होगा कि जो भारत का संविधान है लिखित संविधान में सबसे बड़ा है विश्व में। ठीक है, तो अलग अलग संविधान से कुछ चीज़ें हमारे भारतीय संविधान में अपनाई गई हैं, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। वहीं से आपको ये प्रश्न देखने को मिल रहा है, पूछा जा सकता है समवर्ती सूची जो बनाई गई है वो कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे तो उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में आते हैं, अक्सर आप देखेंगे अगर आपको 10 नंबर की जीके आनी है तो 6-7 प्रश्न आपको रिपीटेड ही मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं, पहला प्रश्न। इसी में दूसरा प्रश्न बनता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, कहाँ से किस भाग में है? तो भाग 4 में है। और आर्टिकल मतलब अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बारे में बताया गया है। यहाँ से आपके कई प्रश्न तैयार होंगे, इसका भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मूल अधिकार, जो हमको मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं वो कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अगला है संसदीय प्रणाली, जो संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है? तो यूके मतलब ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। आपात उपबंध, जो आपात उपबंध अपनाया गया है भारतीय संविधान में, ये कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी का वीमर संविधान से लिया गया है। केंद्र राज्य संबंध, जो भारतीय संविधान हमारा है उसमें केंद्र और राज्य के संबंधों को जो बताया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। यदि आप पहली बार इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो एक बार सुनने से तो याद होंगे नहीं, आपको कई बार पढ़ना होगा तो याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य है कहाँ से लिया गया? तो रूस के संविधान से लिया गया है, मतलब पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। देखिए, जो मौलिक कर्तव्य वो पहले संविधान में नहीं था। कुछ जब हमारे संविधान बनाए गए थे तो सभी जो है जो अभी आप देखते हैं वर्तमान स्वरूप भारतीय संविधान का, बहुत सारी चीज़ें बाद में अपनाई गई हैं। जिसमें से आपका मौलिक कर्तव्य है वो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। कब? तो 1976 1976 में हुआ था, जिसमें जो है अनुच्छेद 51 का 51A को जोड़ा गया था, तब मौलिक कर्तव्य आया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, कई बार प्रश्न बनते हैं यहाँ से। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है प्रथम पूर्ण लिखित संविधान, अगर पूछा जाए कि कहाँ का संविधान
सबसे पहला संविधान है जो कि पूर्ण लिखित है, तो वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का। और यह विश्व का सबसे छोटा संविधान है, लिखित संविधान, ठीक है, जिसमें टोटल आर्टिकल्स मतलब टोटल अनुच्छेद कितने हैं, तो 7 हैं। जबकि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या देखें तो 400 से अधिक है। देखिए जैसे पहले मूल संविधान था वहाँ पे देखिए 395 अनुच्छेद थे, अभी भी अगर हम देखें तो उसकी संख्या 395 ही है। ये 400 हुआ कैसे? जैसे मान लीजिए 395 है, कोई चीज़ जहाँ पर जोड़ी जा रही है, मान लो कोई चीज़ अभी आपने जैसे वहाँ पे देखा था 51 पहले था, तो 51 ए जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे ऐड कर दिया किसी चीज़ को, तो जो उसके उप आर्टिकल्स हो जा रहे हैं, उप अनुच्छेद हैं, उनकी जब काउंटिंग की जाएगी तो उसकी संख्या 400 से अधिक हो ही जाएगी। इसी वजह से वर्तमान में जो है भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद पूछा जाए तो 400 से अधिक है। अब आपको ऑप्शन देखते हुए लगाना है कि क्या आ रहा है प्रश्न में, ठीक है, उसके अनुसार आप लगाएंगे। अब आगे देखते हैं कि मूल संविधान में पूछा जाए कितने अनुच्छेद थे, तो 395 थे, जिसमें 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। और वर्तमान समय में बात करें तो आपके ये अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई है, तो 400 से अधिक है। हो सकता है आपके ऑप्शन में 395 ही रहे तो भी आप सही ही करेंगे उसे, आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। उसके बाद भाग की बात करें तो भाग 22 हैं, वर्तमान में देखें तो भाग 25 हो चुके हैं, लेकिन ये भाग 25 हुए कैसे? अभी भी भाग ओरिजिनल रूप में तो 22 ही हैं। इसमें भी जैसे मैंने आपको अभी अनुच्छेद के लिए बताया कि उसके सब आर्टिकल्स जोड़ दिए जाए गए हैं, उसी तरह से भाग है। जैसे आपका जैसे भाग 4 है, ठीक है, भाग 4 है, अब उसमें 4 ए को जोड़ दिया जाए और हिंदी में कहेंगे तो क, तो इस तरीके से जोड़ने गए। जैसे भाग 9 है तो भाग 9 में ए जोड़ दिया गया, तो इस प्रकार से जोड़ने के बाद से कुल भागों की संख्या कितनी हो जा रही है, तो 25 हो जा रही है। और 8 अनुसूचियाँ जो है मूल संविधान जब बना था तब थे, लेकिन वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 400 से ज़्यादा अनुच्छेद हैं, 25 जो है आपके भाग आते हैं और अनुसूचियाँ कितनी आती हैं, तो 12। और ये 25 कैसे आ रहा है, 400 क्यों आ रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है समझ में आ गई होगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है भाग 4 क। देखिए ये उपभाग जोड़ा ही गया है। भाग 4 क जो है मूल कर्तव्य है इसमें, और ये पहले नहीं था संविधान में। जहाँ कहीं भी आपको किसी भी भाग में आर्टिकल में आपको क ABCD कुछ ऐसे लिखा हुआ मिलता है, तो उसका मतलब वो बाद में ही जोड़ा गया है। तो प्रश्न बनता है किस संविधान संशोधन में ऐसा हुआ है, तो 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 1976 में, 1976 में जोड़ा गया था, भाग 4 क बनाया गया था, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो भाग 9 क किससे संबंधित है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो भाग 9 क जो है नगर पालिकाओं से संबंधित है, और इसको कब जोड़ा गया था, तो 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में इसको जोड़ा गया था। तो संशोधन कौन सा था? देखिए जो संशोधन होते रहते हैं उसको क्रम से लिखा जाता है। तो जब ये संशोधन हुआ होगा तो उस समय 74 नंबर था, 70 मतलब 74वें नंबर में इसको संशोधित किया गया। उस समय कौन सा सन था, तो 1993। तो उसी समय जो है 9 क को जोड़ा गया। इस किससे संबंधित है, तो नगर पालिकाओं से संबंधित है। अनुच्छेद आपका ये भाग 9 क याद रखेंगे। आगे देखेंगे, अब यहीं पे देखेंगे भाग 9 ख भी जोड़ा गया। इसमें क्या है, सहकारी समितियों के विषय में बताया गया है, और ये 97वां जो है संशोधन किया गया था संविधान में 2011 में। तो आपने देखा कि अभी तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी ये जितने रिपीटेड ही हैं पूरे प्रश्न है, लेकिन आपको एक तरह से वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है चीज़ें, ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो भाग 4 का किससे था, तो मूल कर्तव्य से था, जिसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। भाग 9 क जो है नगर पालिका से संबंधित है, 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1993 में जोड़ा गया। भाग 9 ख जो है सहकारी समितियों से संबंधित है, जो 97वां मतलब 97 नंबर का संविधान संशोधन था, जो कि 2011 में जोड़ा गया था। ये तीनों याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता संबंधित है, जो नागरिकता है वो भाग 2 से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11। देखिए अगर हम अनुच्छेद अभी आपने जैसे देखा कि 400 से अधिक है, अगर मूल की भी बात करें तो 395 अनुच्छेद है, तो सभी को याद करना तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इसमें सिर्फ वही चीज़ को लिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम देखें तो जो नागरिकता है उसकी व्याख्या भाग 2 में बताई गई है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है,
तो अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के विषय में बताया गया। हमारे संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में जो है पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। पूछा जाए कि हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना है, तो वो है भाग 9। देखिए, जो नागरिकता है भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है, और जबकि राज्य के विषय में भाग 4 में है। याद रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। नागरिकता भाग 2 में, उसके बाद मौलिक अधिकार तो क्या होगा भाग 3 में, उसके बाद मौलिक कर्तव्य भाग 4 में। इसको क्रम से याद रखने के लिए एक सामान्य सा ट्रिक भी समझ सकते हैं। नागरिकता, जब आपको पहले नागरिकता मिलेगी तो याद रखेंगे सीक्वेंस भाग 2 में है। उसके बाद भाग 3 में कब आएंगे, जब आपको नागरिकता मिल जाएगी तभी आपको कुछ अधिकार मिलेंगे, तो उसे कहेंगे मौलिक अधिकार, वो भाग 3 हो जाएगा। जब आपको अधिकार मिलेगा तब आप अपना कर्तव्य को पूरा करेंगे, तो किससे संबंधित हो जाएगा भाग 4 क में। और कर्तव्य कहाँ करेंगे, तो राज्य के लिए करेंगे, तो भाग 4। तो इस तरीके से लिंक करके याद करिए तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 जो है अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है और किसके विषय में ये बताता है, ये महत्वपूर्ण होगा। आइए देखते हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 11 है, देखिए जो भाग हमारे होते हैं उसमें कुछ कुछ आपके भाग ऐसे हैं जिसमें कई अध्याय दिए गए हैं, जिसमें से भाग 11 के अध्याय 1 में बताया गया है अनुच्छेद 245 से 255 तक, जिसमें संघ और राज्य के बीच जो है विधायी संबंधों को बताया गया। तो संघ और राज्य के मतलब केंद्र और राज्य के जो है विधायिकी संबंध को कितने अनुच्छेद में बताया गया, तो 245 से 255 में। ठीक उसी प्रकार से जो आपका भाग 11 का अध्याय 2 है उसमें अनुच्छेद मतलब आर्टिकल जो है 256 से 263 तक प्रशासनिक संबंधों के विषय में बताया गया है। तो दोनों आर्टिकल को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचियां जो बाद में जोड़ी गई हैं, इनसे प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं। 9वीं अनुसूची, जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जैसे मैंने आपको बताया कि शुरुआत में मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूची थी, बाद में 12 हुई हैं, तो 12 हुई हैं, इसका मतलब है इसमें +4 ऐड हुआ होगा। तो ये जो 4 अनुसूची आई है कब कब आई है उसके विषय में आपको बताया जा रहा है। देखिए 9वीं अनुसूची है तो प्रथम संविधान संशोधन हुआ था कब, 1951 में। पूछा भी जा सकता है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 92वां संविधान संशोधन 52 नंबर का संविधान संशोधन था, 1985 में हुआ था। फिर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 73वें संविधान संशोधन में, और 12वीं जोड़ी गई है 74वें संविधान संशोधन में। ये जो स और श लिखा है इसका मतलब संविधान संशोधन है। ठीक है, तो आपको ये क्रम से याद हो जाएगा 11वां और 12वां, क्योंकि 73वें नंबर पे जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है, और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। जबकि 9वीं को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं को 52वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से जो अनुसूची है, अनुसूची जैसे मैंने आपको बताया कि वर्तमान समय में 12 है, तो उससे संबंधित क्षेत्रों के बारे में जैसे दे देगा अनुसूची 8 किससे संबंधित है, आपको पता होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आते हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ महत्वपूर्ण अनुसूची को ही देखेंगे। देखिए 4th जो नंबर है, 4थे नंबर की अनुसूची, अनुसूची 4 किस क्षेत्र से संबंधित है, बात करें तो राज्यसभा के में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। अगला है 6ठी अनुसूची, किससे संबंधित है, जनजातीय क्षेत्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो जनजातीय क्षेत्र है उससे संबंधित है अनुसूची 6। आगे बढ़ते हैं। अनुसूची 8 जो है भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची राज्य भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 1 जो है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध है। और जो आपकी अनुसूची 2 है उसमें वेतन के बारे में है, जो कि पदाधिकारी होते हैं उनका वेतन क्या रहेगा, कैसे चीज़ें होंगी, कहाँ से उनको वेतन दिया जाएगा, उससे संबंधित चीज़ें हैं अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 जो है शपथ ग्रहण से संबंधित है। जितने भी हमारे उच्च पदाधिकारी होते हैं जो शपथ लेते हैं, कौन लेगा शपथ और किसको कौन दिलाता है शपथ, उन सभी चीज़ों के बारे में अनुसूची जो है 3 में बताया गया है। और अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 4 राज्यों को छोड़कर, जैसा कि यहाँ पर अभी आपने ऊपर पढ़ा,
4 राज्य जो होंगे वो जो छठी अनुसूची में ऑलरेडी शामिल हैं, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पीसीएस एग्जाम में कि दे देगा निम्नलिखित में से कौन है जो कि अभी आपने जो 5वीं अनुसूची में पढ़ा कि जनजातीय क्षेत्रों में शामिल नहीं है, तो आपको ये 4 का नाम याद रखना है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, चारों पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है। 7 सिस्टर होते हैं, जिसमें से 4 जो हैं छठी अनुसूची में रखे गए हैं। जनजातीय क्षेत्र के संबंध में इसमें व्याख्या की गई है। ये चीज़ें याद रखने के लिए आप यहाँ से याद रख सकते हैं। देखिए, अगर हम अनुसूची 1 की बात करें, पहले राज्य एवं राज्य संघ, मतलब आप जिसके बारे में जहाँ के नागरिक हैं वहाँ के विषय में जानेंगे। याद करने के लिए इसको भी एक सीक्वेंस से याद किया जा सकता है। तो सबसे पहले अनुसूची 1 में क्या बताया गया है, राज्य एवं राज्य क्षेत्र, पूरे राज्य के बारे में तथा संघ के बारे में सारी चीज़ें बताई गई। उसके बाद वेतन, सबसे पहले वेतन की बात होगी तभी तो अगला काम करेगा। तो यहाँ पर याद करने के लिए कि पहले में आपको राज्य के बारे में बताया गया, दूसरे में वेतन के बारे में और तीसरे में शपथ। तो पहले वेतन पैसा पता चल गया, उसके बाद ये लोग क्या करेंगे, शपथ ले लेंगे और शपथ लेने के बाद फिर अपना काम करेंगे। फिर 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है बता ही दिया है मैंने। आप चाहें तो पूरे याद कर लीजिए तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उतना ही दिया गया है जो कि आपके घटना चक्र को ध्यान में रखते हुए पीसीएस एग्जाम हो गए, स्टेट पीसीएस कोई भी हो, उससे संबंधित यहाँ चीज़ें दी गई हैं। आगे देखते हैं। संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है समवर्ती सूची। अब देखिए, अब यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें, जो आपकी 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची नहीं है ऊपर, लेकिन ये जान लीजिए 7वीं अनुसूची जो है उसके तहत ही कुछ सूचियों में उसको डिवाइड किया गया। जैसे समवर्ती सूची होता है, संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि कौन सी सूची, जैसे समवर्ती सूची में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है जो भी पूछे जाएंगे। पहला तो आप यही देख लीजिए कि संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना, जो आर्थिक योजना है यह किसका विषय है, तो यह है समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची राज्य सूची और केंद्र सूची के विषय में आप जान लीजिए। जैसे यहाँ पे हम पहले बात कर लें, आप पहले नीचे देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 248 में जो है केंद्र एवं राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, 245 से 248 में तक में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा गया है। 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 तरह की अनुसूचियों को बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब यहाँ पे पहले इन सूची के विषय में बता दूं, फिर आप समझ जाएंगे। संघ सूची का मतलब होता है जिसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार ही जो है नियम कानून कायदे बना सकता है। राज्य सूची में है राज्य के अंडर में जितनी चीज़ें आएंगी, राज्य स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में वो सारी चीज़ें जो होती हैं राज्य सूची के अंतर्गत आती है। समवर्ती सूची में क्या होता है, संघ और राज्य दोनों मिल के जो कानून बनाएंगे वो समवर्ती सूची में है। और एक खास बात आपको बता दूं कि समवर्ती सूची में ये तो कहा गया है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलके कानून बनाएंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कोई कानून ऐसा बन रहा है जिसमें राज्य के अलग मत हैं और संघ के अलग मत हैं, तो उस कंडीशन में जो संघ कहती है, मतलब जो संघ केंद्र सरकार का डिसीजन होगा वही बाद में फाइनल होता है समवर्ती सूची में, ठीक है। आइए अब हम इसके ऊपर फिर से इसको देखते हैं, यहाँ से अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बात करें समवर्ती सूची की, तो अगर पूछा जाए आपराधिक मामले जितने भी होते हैं, जनसंख्या नियंत्रण, पारिवारिक नियोजन, जो परिवार नियोजन होता है, और शिक्षा, जैसे पहले सिर्फ जो शिक्षा थी उसको सिर्फ पहले राज्य सूची में शामिल किया गया था, बाद में हटा के समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। वन हो गया, वन और फिर विद्युत हो गया, ठीक है। और जो आपका ये शिक्षा था ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जब इसको जो है राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। समवर्ती सूची में आपको बता ही दिया है मैंने। जैसे अगर देखिए जितने भी आपराधिक हैं, तो चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो, जनसंख्या पे नियंत्रण हो, परिवार नियोजन मतलब पारिवारिक कितना होना चाहिए, हमारे दो वाली जो पॉलिसी चलती है, तो इस तरीके की सारी चीज़ें होती हैं। और ये शिक्षा से संबंधित हो गया, वन से संबंधित हो गया, विद्युत से संबंधित हो गया, इन सभी पे जो है कि नियम कानून बनाने का अधिकार दोनों को होगा, संघ को भी होगा, राज्य को, इसलिए इसको समवर्ती सूची में डाला गया है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ये याद करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अवशिष्ट विषय की बात करें तो इसमें सिर्फ केंद्र के अधीन होता है, जिसमें आपके अंतरिक्ष अनुसंधान आते हैं।
और राज्य सूची के विषय में देखिए, जैसे रेलवे, पुलिस है, पंचायती राज है। अब ऐसा नहीं है कि यही दोनों आते हैं, और भी होंगे, लेकिन जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, जो पूछे जाते हैं कई बारी कि पंचायती राज जो है किस सूची के अंतर्गत आता है, रेलवे, पुलिस जो है किस सूची के अंदर आएगी, तो इस वजह से ये रखा गया राज्य सूची में। आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची का देखिए विषय आपका विवाह है, विवाह विच्छेद मतलब तलाक, डिवोर्स जो होता है वो है, और गोद लेना, ये सभी किस में आते हैं, समवर्ती सूची के विषय में आते हैं। संघ सूची में निगम कर आता है, जनगणना भी जो है कई बार पूछा गया है, जनगणना किस सूची का विषय है, तो आप याद रखेंगे संघ सूची में आता है। संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची किसके अंतर्गत है, तो ये सब 7वीं अनुसूची के अंतर्गत है। आइए आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में बताया गया है। ठीक है। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब मिला था, तो आर्टिकल जो है 243 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है, तो किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 117 में। अगर आपको ऑप्शन में दिया है कि 117 किससे संबंधित है मात्र, तो आप बता देंगे कि वित्त विधेयक से संबंधित है, लेकिन जो है 117(1) हो गया, 117(2) हो गया, और 117(3), ये सभी जो है वित्त विधेयकों के बारे में ही, उपबंध के बारे में बताया गया है, इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनके प्रावधान को किस अनुच्छेद में रखा गया है, तो 312 में जो है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में इसका उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद हम देखेंगे और उससे संबंधित क्षेत्र को देखेंगे, मतलब क्षेत्र का मतलब है किससे संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद, जो कि पूछे जाते हैं कई बार इस एग्जाम में। 124 अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अनुच्छेद 214 जो है हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय से संबंधित है। वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है, और सर्वोच्च न्यायालय तो आपको पता ही होगा कि एक ही होता ही है। और हम यहाँ पे बात करने, छेद याद करने की, देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है 124 में है, ठीक है। और हाई कोर्ट को क्या करना है आपको, देखिए 2 यहीं पे रहना है, और इस 1 को बीच में कर देना है लाके, 1 को अगर बीच में कर दें तो क्या हो गया 214 किससे संबंधित हो गया, हाई कोर्ट से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है निर्वाचन आयोग का गठन। जो निर्वाचन आयोग का गठन है वो अनुच्छेद 324 में दिया गया है। आर्टिकल 318 किससे संबंधित है, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग देखिए आपका होता है पब्लिक सर्विस कमीशन, PSC रहेगा यहाँ पे, ठीक। और उसके बाद है 315 संघ लोक सेवा आयोग, UPSC, जो आपकी IAS की परीक्षाएं होती हैं, IPS की, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग UPSC के बारे में किस में है, तो 315 में है। और 318 में किसके बारे में, लोक सेवा आयोग के विषय में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। 332 आर्टिकल 332 किससे संबंधित है, तो राज्यों की विधानसभाओं में SC और ST अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों के आवंटन के विषय में अनुच्छेद 332 में बताया गया है, याद रखिएगा। जहाँ कहीं भी अनुच्छेद हो, भाग हो, अनुसूची हो, उसमें अगर सब आर्टिकल्स, सब पार्ट्स जुड़े हों, जैसे ABCD ऐसा करके, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है अपने आप में। जैसे कि ये भी है अनुच्छेद 39A किससे संबंधित है, तो सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, देखिए जो है 4 है, इक्वल है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं इसे, समान नागरिक संहिता। आगे देखते हैं। आर्टिकल 48 अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 50 जो है, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका को से न्यायपालिका का पृथक्करण, देखिए 50-50 50 ऐसे याद करेंगे, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान है जिसमें आपात घोषणा करी जाती है, ठीक है। 352 किससे संबंधित है, आकस्मिक प्रावधान है जिसमें आपात उद्घोषणा होगी। आर्टिकल 245 विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 36 जो है किससे संबंधित है, तो नीति निर्देशक तत्व से, ये सब ऊपर भी आया है, आप पढ़े हैं अभी। और अनुच्छेद 74 मंत्रि परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 368 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। 368 368
जो है किससे संबंधित है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, अनुच्छेद 45 अनुच्छेद जो है 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। देखिए राज्यपाल स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब स्टेट के का प्रमुख होता है तो 155 में है, और राष्ट्रपति तो भारत के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 54, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था मंत्रिपरिषद सिर्फ, अगर मंत्रिपरिषद की बात करें तो अनुच्छेद 74, और प्रधानमंत्री की भी बात आ जाए और मंत्रिपरिषद जितने होंगे उसमें मंत्री और मंत्रिपरिषद जिससे मिलकर उनका बनेगा, उनकी नियुक्ति की बात किसमें कही गई है, तो अनुच्छेद 75 में कही गई है। अनुच्छेद 164 में जो है राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। देखिए हम सेंट्रल में बात करते हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री होता है उसकी मंत्रिपरिषद होती है सेंट्रल के लिए, उसी प्रकार से राज्य में क्या होता है, राज्य का मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होती है। तो अगर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात करें तो आर्टिकल 75 में है, जबकि 164 में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की के जो परिषद है उसकी नियुक्ति की जाती है, मतलब मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। आगे देखेंगे 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य को बताया गया है। अभी आपने लोक सेवा आयोग 318 में पढ़ा था, उसके कार्य किसमें बताए गए हैं, 320 में बताए गए हैं उसके कार्य के विषय में। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छुआछूत जिसे कहते हैं उससे संबंधित तथ्यों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 215 किससे संबंधित है, तो उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना आर्टिकल 215 से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 222 आर्टिकल जो है 222 किससे संबंधित है, तो किसी न्यायाधीश का एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अंतरण जो होता है उससे संबंधित है 222। अनुच्छेद 226 विशेष रिट जारी करने की शक्ति हाई कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट जो है 32 के तहत करता है और हाई कोर्ट जो है 226 के तहत करता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में यदि आपको डिटेल पढ़ना है तो वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे, यदि आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसको याद रखेंगे, 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट, लेकिन इस मामले में हाई कोर्ट को ज़्यादा जो है शक्तियाँ प्रदान है, क्योंकि सिर्फ मौलिक अधिकारों के बारे में जो है सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है तो 5 प्रकार की रिट जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट जो है अन्य विशिष्ट मामलों में भी रिट जारी कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 227 जो है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की जो है हाई कोर्ट की शक्ति के विषय में बताया गया है। अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 76 जो है भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। महान्यायवादी किससे संबंधित है, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है। आर्टिकल जो 45 है वो बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है, आर्टिकल 45। इसी प्रकार से हम बात करेंगे भाग और उससे संबंधित विषय की, कि इस भाग में किस विषय में बताया गया है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। भाग 2 में 22 भाग हैं टोटल, वैसे देखें तो 25 होते हैं, जो यहाँ महत्वपूर्ण है वो दिया गया है। भाग 2 में आपको याद रखना है नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में क्या होता है, राज्यों को निर्देशन दिया गया है कि समय समय पर जब वो चाहें तो चीज़ों को लागू कर सकते हैं, लेकिन जो है इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि राज्य ऐसा कर नहीं रही है, ठीक है। मतलब ये विचार इस पे कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए इसमें, लेकिन आपके जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसके हनन हो रहा है तो आप जा सकते हैं। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही होता है। इसमें अधिकार नागरिकों को मिलते हैं, इसमें गवर्नमेंट को है जो है राज्यों को मिले हैं कि वो अपने अनुसार जब ज़रूरत हो तो चीज़ों को लागू कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो भाग 4A में क्या है, मौलिक कर्तव्य है, इसे बाद में जोड़ा गया है। भाग 5 संघ से संबंधित है, भाग 9 पंचायत से संबंधित है, भाग 8 संघ क्षेत्र के विषय में है, भाग 9A नगर पालिका से संबंधित है, भाग 18 आपात उपबंध है, भाग 18 आपात उपबंध है, भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है, भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, कुछ वर्गों के विषय में विशेष जो है उपबंध है, और भाग 17 में राजभाषा है। भाग 17 में क्या बताएगी, राजभाषा। टोटल राजभाषा कितनी दी गई, तो 22 भाषाएं दी गई हैं,
किसमें बताया गया है, तो भाग 17 में इसका उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख है, जो भारतीय संविधान बनाया गया है, जैसे आप भारत को हिंदुस्तान भी कहते हैं, तो कौन से शब्द से उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में, तो भारत तथा इंडिया, उसमें सिर्फ भारत और इंडिया ही लिखा हुआ है, ये इसका मतलब है, याद रखेंगे, भारत और इंडिया का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द पहले नहीं था जब संविधान बना, इसको बाद में जोड़ा गया है। क्या चीज़, तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। तो किस संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में इनको जोड़ा गया था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से किन शब्दों को जो है प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया बाद में। तो आपको जब पता होगा कि क्या जोड़ा गया, तो आप खुद से कर पाएंगे कि क्या नहीं जोड़ा गया था। तो याद रखेंगे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष जो है और अखंडता जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है। यदि आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का पेपर दिया होगा, तो कुछ इस प्रकार के फैक्ट जब ग्रुप सी में पूछे गए थे, तो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी में तो प्रश्न बनेंगे ही, उनके भी एग्जाम एनटीए ही कराएगा। देखिए, भारत एक गणतंत्र, इसका अर्थ है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित यानी प्रत्यक्ष हो या तो अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, वंशानुगत नहीं होता। गणतंत्र का मतलब है कि वहाँ पे जो मेन प्रधान होगा राष्ट्र का, वो निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का क्या भाव है। कुल मिला के पूछा जा रहा है, पंथनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष है अगर भारत, तो उसका क्या मतलब है। तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता, सभी को इसमें समान जो है समानता दी जाती है। उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहते हैं। उद्देशिका को क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय डॉक्टर जो है बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको भी संविधान की आत्मा और हृदय कहा था किसने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। और उद्देशिका को भी कहा जाता है। अब आपको देखना होगा कि आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है, प्रस्तावना को हमारे जो प्रस्तावना है को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा। किसने कहा था, तो के.एम. मुंशी ने कहा था। आपको कथन दे दिया जाएगा कि प्रस्तावना को किसने हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, तो के.एम. मुंशी ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। आर्थिक न्याय का उपबंध उद्देशिका और नीति निर्देशक तत्व में है। ये जो है किसने कहा था, मतलब ये पूछा जाएगा कि जो आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें है, तो उद्देशिका और नीति निर्देशक तत्वों में आर्थिक न्याय के विषय में बताया गया है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया। जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान में, उसमें जो है किस वाद में या किस सन में जो है मौलिक संरचना का भाग माना गया था, तो केशवानंद भारती विवाद 1973 में माना गया था। उद्देशिका संविधान का भाग है, ये बात किसमें कही गई थी कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग है, तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के वाद में कहा गया था, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये सब तथ्य वाले प्रश्न हैं, ये डायरेक्ट आपको जो है दिए जाते हैं। कथन निष्कर्ष में देखिए कि आर सही है, ए सही या दोनों सही, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, याद रखिएगा कितने न्याय की बात हो रही, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसका जो है उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। जो है वो पता रहेगा, तो जो नहीं है वो तो आप कर ही लेंगे। फिर से देखते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संसाधनात्मक,
शासन प्रणाली की व्यवस्था है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें जो है संसदनात्मक व्यवस्था है। ये कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से इसको अनुकरण किया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। जो भारत है वहाँ पे संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली की सरकार है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो मंत्रिपरिषद होती है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आपको पता ही होगा कि जो आपकी संसद है, जो संसद होती है वो किससे बननी होती है, तो आपने को पता होगा, एक आपकी होती है लोकसभा, एक होती है आपकी राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो जो लोकसभा होती है, जो पूरे मंत्रिपरिषद होगी किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति। लोकसभा जो है अस्थायी सदन होता है और राज्यसभा स्थायी सदन होता है। ये सब कॉमन प्रश्न है, आपको पता होंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे संसदनात्मक शासन व्यवस्था विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण करता है। आगे बढ़ते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य, अगर पूछा जाए जो कल्याणकारी राज्य है उसका क्या उद्देश्य है, तो अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। मतलब अधिक से अधिक जनसंख्या का जो है कल्याण सुनिश्चित करना, यही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। जो कल्याणकारी राज्य, इसकी अवधारणा भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जो आपके डीपीएसपी है, राज्य निर्देशक तत्व हैं, इसमें क्या है, राज्यों को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन, सारी चीज़ें दी गई हैं संविधान में पहले से लिखित रूप में। जब जैसी ज़रूरत हो जो है राज्य सरकारें उसे फॉलो कर सकती हैं, लागू कर सकती हैं, पर आप उसके लिए उनको बाध्य नहीं कर सकते। आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते कि राज्य ये काम करे ही। ठीक, ये उनके विवेक पे निर्भर करता है ये क्या होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो जनता है। मतलब राजनीतिक सत्ता कुल मिला के किस में है? तो जनता में शामिल है। भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। देखिए, जो प्रजातंत्र है, भारत में प्रजातंत्र है कहा जाता है, तो ये किस पर आधारित है, किस लिए कहते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो जनता होती है वही सरकार को चुनती है और बदलती है। जैसा आपको पता है कि गवर्नमेंट ज़रूरी नहीं हमेशा एक सी रहे, जो आपके निर्वाचन होते हैं, वोटिंग होती है, उसके अनुसार बदलती है। तो उसका यही मतलब है कि जो डिसीज़न फाइनल होता है वो जनता का होता है कि वो किसको जो है रखना चाहेंगी। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान परिसंघीय है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से क्या कारण है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? क्योंकि वहाँ पे केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का वितरण किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान अंशतः क्या है? तो कठोर और अंशतः लचीला है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो जी ऑस्टिन ने कहा था कि भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। भारत अर्थ संघात्मक राज्य है, ये किसने कहा कि जो भारत है वो अर्थ संघात्मक राज्य है? तो केसी व्हीलर ने कहा था। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। यह जो कथन है किसका है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर का है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता। आगे बढ़ते हैं। राज्य के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? तो आइए देखते हैं पहले कि 4 कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। तो जनसंख्या है, भूभाग है, सरकार का मतलब है शासन या सत्ता, और संप्रभुता है। और जो जनसंख्या हो गई, भूभाग हो गया और सरकार इन और संप्रभुता, इन सब में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो संप्रभुता है। अगर ऑप्शन में सिर्फ संप्रभुता दिया है तो आप इसी को जाएंगे, यही सही लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं पेपर में। आइए देखते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें तो राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, जिसका जो है साइंटिफिक नेम की बात करें तो नेलम्बो न्यूसीफेरा है। पक्षी कौन सा है? मोर है, मतलब राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन है, और इसके गायन का टोटल समय कितना लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जब आपात हो या कुछ ऐसी स्थितियाँ हो तो उसका 20 सेकंड भी दिया गया है टाइमिंग, जिसमें जो है उसकी पंक्तियों को पूरा नहीं कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वो विशेष उपबंध है उसके लिए, वो अलग चीज़ है। आगे देखते हैं।
अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? तो संघ का नाम और क्षेत्र, संघ का नाम और क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 2 जो है भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान। अगर जो जैसे भारतीय संघ है, हम उसमें किसी और प्लेस को शामिल कर रहे हैं, जैसे सिक्किम को बाद में शामिल किया गया था, तो अनुच्छेद 2 के तहत होता है ये। अनुच्छेद 3 में क्या है? एक नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र, उनकी सीमाओं, नाम में बदलाव। आप अक्सर सुनते हैं कि कोई बड़ा राज्य है, उसको डिवाइड करके 2 राज्यों में बना दिया गया, उसको बाहर से नहीं शामिल करे, वो अंदर का ही है, उसे अलग कर दिया। जैसे आप देखेंगे कि जैसे यूपी और उत्तराखंड को ले लीजिए, 2009 में इनको अलग अलग जिलों में, मतलब कुछ जिलों को अलग करके 13 जिलों को लगभग डिवाइड किया गया था। तो इसी तरीके से होता है, ये अनुच्छेद 3 के तहत होता है। आप देखते होंगे कि राज्यों के नाम में परिवर्तन आपको सुनने को मिलता है, तो ये सारी चीज़ें किससे होती हैं? अनुच्छेद 3 के तहत होती हैं, उसमें इसके प्रावधान के विषय में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ, जिनकी सिफारिश पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। वर्तमान में बात करें तो 28 आपके जो है राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हमारे 8 हैं। ठीक है, यूनियन टेरिटरी 8 है और टोटल स्टेट भी 28 है। तो 28 और 8 है प्रेजेंट टाइम में। लेकिन जब जो है फजल अली आयोग का पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश है, स्वतंत्रता के पश्चात भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 पे, याद करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जो कि भाषाई आधार पर गठित हुआ था स्वतंत्रता के बाद। आगे बढ़ते हैं। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का जो है पूर्ण दर्जा दिया गया था। देखिए, इसको बाहर से मिलाया गया, तो ये कब किया गया रहा होगा, किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 2 के तहत हुआ था। सिक्किम को 1975 द्वारा, मतलब संविधान संशोधन कब हुआ था? 36वां संविधान संशोधन था 1975 में, 22वें राज्य का पूर्ण दर्जा दिया गया था। 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब मिला था? तो 1991 में 69वां मतलब 69वां संविधान संशोधन किया गया था। राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग से संबंधित है, याद रखेंगे। कब? तो 1956 से संबंधित है। इन दोनों बातों को याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पीपुल्स वार ग्रुप जिसको PWG कहते हैं, आतंकवादी संगठन है ये, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से। उसी प्रकार से है ULFA, ULFA, ये एक उग्रवादी संगठन है जो कि असम राज्य से संबंधित है। ये प्रश्न आपके PCS एग्जाम में पूछा जा चुका है। पीपुल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? कहाँ के क्षेत्र से? तो आंध्र प्रदेश। और ULFA उग्रवादी जो है असम से संबंधित है, असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इस सीरीज़ में इतने ही प्रश्न थे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप बता सकते हैं, तो आपको प्रोवाइड करी जाएगी। टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी PDF होगी वहाँ आपको मिल जाया करेगी, यदि आवश्यकता हो आपको तो नेक्स्ट सीरीज़ में हम इसके आगे की टॉपिक को करेंगे। हम इसी तरीके से आपकी राज्य व्यवस्था मतलब पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे। आपको हिस्ट्री की भी इसी तरीके से दी जाएगी। अगर आप इस पूरे सीरीज़ को फॉलो कर लेते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में ही आपको बताए थे कि आपको 4 पिलर पे काम किया जाएगा। जैसे आपका पहले हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है और साइंस है। ये 4 अगर आपने तैयार कर लिए हैं तो मैक्सिमम एग्जाम में इनसे तो प्रश्न आते ही हैं, तो आपके यहाँ से चीज़ें कंफर्म होंगी। और यहाँ पे सिर्फ आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखते हुए ही कॉन्सेप्ट को देखते चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।